अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंफोटेनमेंट पल्स। आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं, इस मौजू ने फ़िलहाल इस दुनिया को जकड़ के रख दिया है। जी हाँ, तमाम दुनिया की अटेंशन इस वक्त इज़राइल और फ़लस्तीन में जारी इस कॉन्फ्लिक्ट पे लगी हुई हैं, जहाँ एक बहुत बड़ी तादाद में फ़लस्तीनियों का और इज़राइल को बहुत ज़्यादा तादाद में नुकसान हुआ है। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कैसे हुआ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के आपको वक्त पर मालूम हो सके। दिन था हफ्ते का, तारीख़ 7 अक्टूबर 2023। ये दिन यहूदियों की मजहबी त्यौहार सेमचट टोरे की वजह से इसराइल में छुट्टी थी। जब सुबह 6:30 बजे इसराइल की आयरन डोम टेक्नोलॉजी को नाकाम बनाते हुए हमास की अल कसाम ब्रिगेड ने इसराइली फ़ज़ा में मुतअद्दिद मिसाइल दाग दिए। इसके साथ ही मोटर पावर्ड पैराशूट के ज़रिए गज़ा के गिर्द लगी बाड़ को क्रॉस करते हुए इसराइल के काबिज़ इलाकों में हमास के फ़ाइटर्स दाखिल हो गए। ये हमला इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमास ने पहली दफ़ा अल-ज़ाउरी ड्रोन्स के ज़रिए इसराइल पर फ़ज़ाई हमला किया है और मोटर बोट्स के ज़रिए हमास के फ़ाइटर्स इसराइल के काबिज़ साहिली इलाकों में दाखिल हो गए और लड़ाई सड़कों पर लड़ी जा रही है। हमास के सरबराह इस्माइल हानिये ने इस ऑपरेशन को तूफ़ान अल अक्सा का नाम दिया है और सोशल मीडिया में एक रिलीज़ वीडियो में इस ऑपरेशन को कंडक्ट करने पर सजदा शुक्र अदा करते हुए उन्हें देखा जा सकता है। जवाबी हमलों में इसराइल ने गज़ा की मुख्तलिफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स को फ़ज़ाई और तोपखाने की बमबारी से निशाना बनाया है और करीबन 1,20,000 फ़लस्तीनियों को बेघर कर दिया है। इसके अलावा हफ्ते की शाम से ही इसराइल ने गज़ा की बिजली, पानी और गैस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी है और यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही फ़लस्तीन में फ़ूड की और मेडिकल सप्लाईज़ की शॉर्टेज स्टार्ट हो जाएगी। अल जज़ीरा में दिए जाने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक अब से चंद ही घंटों में फ़लस्तीन में मौजूद हस्पतालों का फ्यूल का ज़ख़ीरा ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद ये हस्पताल अंधेरे में डूब जाएंगे। जानी नुकसान की बात करें तो इस कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 1200 से ज़ायद इसराइली, जिसमें 170 से ज़ायद फ़ौजी भी शामिल हैं, हलाक हो चुके हैं और बड़ी तादाद में इसराइलियों को कैदी बनाया जा चुका है, जिसमें उनके फ़ौजियों जिनका रैंक मेजर जनरल तक है हमास की कैद में है। और अगर फ़लस्तीन के साइड की बात करें तो 900 से ज़ायद फ़लस्तीनी इस जंग में लुक़मा अजल बन चुके हैं। इसमें 78 से ज़ायद बच्चे भी हैं। सोशल मीडिया पे कुछ इमेजेस सर्कुलेट कर रहे हैं जिसमें एक बच्चे को देखा जा सकता है कि फ़ॉस्फोरस बम की वजह से उस पे के जिस्म पर बर्न्स आए हैं। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए फ़ॉस्फोरस बम का इस्तेमाल करना वॉर क्राइम्स में शामिल किया जाता है। देखा जाए तो इस वक्त दुनिया दो हिस्सों में मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो गई है। एक तरफ वो लोग हैं जो कि इसराइल को मोरली और मटीरियली सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका सबसे आगे है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इंडिया और यूके ने इसराइल के साथ सॉलिडारिटी शो की है, जबकि दूसरी तरफ बड़ी तादाद में लोग फ़लस्तीन और गज़ा में स्पेशली जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं और वॉर क्राइम्स हो रहे हैं उसकी सपोर्ट में प्रोटेस्ट किए हैं, जिसमें स्पेन, सीरिया, साउथ अफ्रीका, इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में शिकागो, न्यूयॉर्क और कनाडा में ओटावा में फ़लस्तीनियों के हक़ में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। इजिप्ट ने फौरी तौर पर जंग बंदी के लिए कहा है, जबकि हिज़्बुल्लाह ने हमास के फ़ाइटर्स के साथ राब्ता कायम कर लिया है और वहाँ से हमास को सपोर्ट दी जा रही है। बड़ी तादाद में सोशल मीडिया पे लोग अपनी यकजहती शो कर रहे हैं फ़लस्तीन के साथ या इसराइल के साथ। गज़ा, तूफ़ान अल अक्सा, आई सपोर्ट पैलेस्टीन, आई सपोर्ट इसराइल, ये इस वक्त ट्विटर पे टॉप ट्रेंड्स चल रहे हैं। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पे एक और बहस चल रही है और वो ये कि
ایسا کیسا ممکن ہے کہ اسرائیل کو حماس کے اتنے بڑے اٹیک کی جو کہ انہوں نے پلان کیا، ایگزیکیوٹ کیا، اور اس کی ان کو انفارمیشن نہیں مل سکی، کیونکہ اسرائیل کے پاس اسرائیل نہ صرف ایک نیوکلیئر پاور ہے، بلکہ اسرائیل کے پاس دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ہے. ان کی موساد ایجنسی دنیا کی ٹاپ ایجنسیز میں کنسیڈر کی جاتی ہے. اور غزہ جو کہ ایک اوپن ایئر پریزن ہے جہاں پہ ادھر موجود ہر شخص کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات کو مانیٹر کیا جاتا ہے. تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ حماس کے فائٹرز نے اتنا بڑا آپریشن پلان کیا، ایگزیکیوٹ کیا، اس کے علاوہ وہ ٹیکنالوجی جو کہ ڈرون کی اور موٹر گائیڈڈ پیراشوٹس انہوں نے بنائے اور ان کو معلوم نہیں ہو سکا. کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اسرائیل نے یہ اٹیک جان بوجھ کر ہونے دیا تاکہ وہ اس چیز کو بیس بنا کے غزہ اور ویسٹ بینک کے ان علاقوں پہ جہاں پہ فلسطین یا فلسطینی عوام پھر بھی کسی حال میں کچھ ان کو رائٹس حاصل ہیں یا وہاں پہ ان کی گورنمنٹ قائم ہے، اس پر حملہ کرنے کا جواز پیدا کر سکے. اور اس کے علاوہ دوسرے مسلم ممالک پہ بھی جو کہ اس کے ارد گرد ہیں، اور اسرائیل کا جو نقشہ انہوں نے دنیا میں ایک سرکولیٹ کیا جاتا ہے اس کا وہ بیسس فراہم کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری طرف لوگ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ ایک ایسی جنگ جیتے ہیں جس میں ان کی تعداد تھوڑی تھی، ان کے وسائل بہت کم تھے، جیسے غزوہ بدر. اور ابھی اگر ریسنٹ ہسٹری میں دیکھا جائے تو افغانستان اور امریکہ کی وار ہے.